हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दीजिएगा, उसमें आपका भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिकॉज अब जो हमने एमसीक्यू की सीरीज चालू करी है उसके लिए आपको रोज अप टू डेट रहना पड़ेगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? इट रेफर्स टू द मिक्स ऑफ फर्म्स कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर, कि एक फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर में किस किस चीज का इस्तेमाल हमने किया है, क्या क्या उसका मिक्स है, उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो इट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड। हमने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी में जो पैसा लगाया है उसमें क्या क्या इस्तेमाल किया है, कितना हमने लॉन्ग टर्म सोर्स यूज करा है, जैसे डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, या फिर इक्विटी कितना यूज किया है, या अपना रिटेन अर्निंग कितना यूज किया है। अगर मैं आपको जो है जनरली एक बात बताऊं कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि फर्म में जो हमने फाइनेंस का इस्तेमाल किया है, पैसे का इस्तेमाल किया है, वो पैसा कितना कितना किस से उठाया है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। हमारे जो फिलोसोफर थे गस्टनबर्ग, उन्होंने कहा था इट इज द मेकअप ऑफ अ फर्म्स कैपिटलाइजेशन, कि एक फर्म की कैपिटलाइजेशन किस तरीके से बनी है उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इट इज प्रोपोर्शन ऑफ दैट प्रेफरेंस कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल, कि फर्म में कितना हमने डेट यूज किया है, उधार का पैसा यूज किया है, कितना हमने प्रेफरेंस कैपिटल यूज करी है, कितना हमने शेयर कैपिटल जैसे कि हम इक्विटी कहते हैं वो इस्तेमाल किया है। उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, हमने इसमें किस किस चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहला कंपोनेंट और सबसे मेन कंपोनेंट होता है इक्विटी कैपिटल। इसे हम ओनरशिप फाइनेंसिंग भी कहते हैं। देखो, इक्विटी कैपिटल में क्या होता है? कॉमन इक्विटी, लाइक अपने प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स हो गए। फिर अपने आता है रिटेन अर्निंग, जो कि कंपनी का प्रॉफिट हम अलग उठा के रख लेते हैं कि भाई फ्यूचर में काम आएगा इन्वेस्ट करने के, उसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। फिर आता है प्रेफर्ड इक्विटी, मतलब प्रेफरेंस शेयर। फिर आता है हमारा अगला कंपोनेंट डेट कैपिटल। डेट कैपिटल बोरोड फंड होता है, जो कि हमने बाहर से पैसा लिया होता है दूसरे पार्टी का। इसमें सबसे पहले बैंक से लिया हुआ लोन आता है। फिर आते हैं बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। फिर आता है कन्वर्टेबल डेट। कन्वर्टेबल डेट वो डिबेंचर्स होते हैं जिन्हें की फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके। फिर आता है हमारा थर्ड कंपोनेंट हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट जो होता है डेट एंड इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हम प्रेफरेंस शेयर्स और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स दोनों को थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके अपनी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। फिर हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कितने तरीके का हो सकता है? देखो, या तो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, या फिर हम थोड़े इक्विटी शेयर्स ले ले, थोड़े से प्रेफरेंस शेयर्स ले ले, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डिवेंचर। कुछ हमने इक्विटी शेयर इशू कर दिए, कुछ हमने डिवेंचर इशू कर रखे हैं, या फिर हम तीनों का ही मिक्स ले ले, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर, जो कि हमारा एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर भी माना जाता है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके। फिर हमारा अगला पॉइंट आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उसका फिर फाइनेंस का सोर्स चूज करते वक्त, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करते वक्त सबसे पहला हमारा फैक्टर आता है बिजनेस रिस्क, कि अगर आप अपने बिजनेस में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है, कम रिस्क लेना चाहते, तो आप डेट को इस्तेमाल कीजिए। बिकॉज हायर रिस्क लीड टू लेस डेट यूजेज। आप जितना पैसा बाहर का यूज इस्तेमाल करेंगे उतना आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट का या पैसे के प्रिंसिपल अमाउंट के रीपेमेंट का। तो हायर रिस्क लीड्स टू लेस डेट यूजेज। ज्यादा रिस्क आप नहीं लेना चाहते तो आप डेट इस्तेमाल कम कीजिए। फिर आता है ग्रोथ स्टेज, कि अगर आपकी स्टार्टअप है, ठीक है, या फिर शुरुआती स्टेज में अगर आप स्टार्टअप्स रिलाय मोर ऑन इक्विटी, वो इक्विटी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। लेकिन जो मैच्योर फर्म्स होते हैं, क्योंकि उनका सेटलमेंट हो जाता है, उनको दिक्कत नहीं होती इतनी, तो वो लोग जो है डेट का इस्तेमाल करते हैं, उनको बाहर का पैसा मिल भी जाता है। तो स्टार्टअप को ना इन्वेस्टमेंट बहुत कम मिलता है, जल्दी से नहीं मिलता, तो इसलिए वो लोग इक्विटी इस्तेमाल करते हैं। उनको जल्दी से कोई बैंक लोन नहीं देगा, क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं है, गुडविल नहीं है। लेकिन जो मैच्योर फर्म्स है उनको बहुत जल्दी मिल जाता है, तो इसलिए वो डेट इस्तेमाल करती है। फिर आता है टैक्सेशन। कंपनीज जो कि हाई टैक्स रेट देती है ना, वो डेट इस्तेमाल करती है, क्योंकि डेट का जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स बेनिफिट देके जाता है, लेकिन इक्विटी का, डिविडेंड का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता। तो जिनको ज्यादा टैक्स देना है वो टैक्स बचाने के लिए, टैक्स बेनिफिट के लिए डेट यूज करते हैं। अदरवाइज दे कैन गो फॉर प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। फिर आते हैं मार्केट कंडीशंस। इकोनॉमिक ट्रेंड्स को देखते हुए हमारा जो डेट और इक्विटी प्रेफरेंस का इन्फ्लुएंस है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप अपना इकोनॉमिक ट्रेंड देखिए कि क्या आपको चल रहा है, कि आपका आईपीओ का ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर आपका डेट का ज्यादा अच्छा रहेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन ऑफ दैट सिनेरियो। ओके। फिर आता है मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, कि आपकी कंजर्वेटिव स्ट्रेटेजी है या एग्रेसिव फाइनेंसिंग अप्रोच जिसका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप एग्रेसिव फाइनेंसिंग अप्रोचेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव है तो आप इक्विटी और प्रेफरेंस को ज्यादा इस्तेमाल करना चाहेंगे। फिर अब हम इंपॉर्टेंस के बारे में देखते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है ना, इसकी क्या जरूरत है, हमें क्या इंपॉर्टेंस होती है इसकी। सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।
आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके पास अपनी कंपनी के ऑपरेशंस के लिए, अपनी कंपनी को चलाने के लिए सफिशिएंट फंडिंग है, सफिशिएंट पैसा है। फॉर एग्जाम्पल हमने कंपनी स्टार्ट कर ली, 100 एम्प्लॉय उसमें काम कर रहे हैं और सपोज 100 एम्प्लॉय के काम करने के लिए हमें 50 लाख रुपए की सैलरी चाहिए। अब आपके पास 50 लाख रुपए ही नहीं है, आप सैलरी नहीं पे कर सकते, तो किस बात की कंपनी आपकी? ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखनी चाहिए। और भी बहुत तरीके के खर्चे होते हैं, पावर है, फ्रेट है, गैरेज है, लुब्रिकेंट है, अदर एक्सपेंसेस है, रॉ मटेरियल है, तो आपके पास फाइनेंस होना तो बहुत जरूरी है। फिर आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आपका इट हेल्प्स इन बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे, जितना ज्यादा फाइनेंस में इन्वेस्ट करोगे ना, उतना आपको प्रॉफिट करने का भी मौका मिलेगा। जितना इन्वेस्ट करोगे रिटर्न उसी के हिसाब से आती है। ओके, 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे कंपनी में तो 100 के हिसाब से पैसा मिलेगा, और जो है 1000 करोगे तो 1000 के हिसाब से पैसा मिलेगा। फिर आता है शेयर होल्डर वैल्यू। अफेक्ट स्टॉक प्राइसेस एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जो आपका शेयर होल्डर का वैल्यू होता है ना, वो आपके स्टॉक के प्राइसेस और आपके इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ना, वो आपको ऑप्टिमल होना चाहिए। अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बेकार है तो आपकी कंपनी की वैल्यू गिर जाती है। फिर आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर कंपनी के पास अच्छा फाइनेंस है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, तो अपने स्केल ऑपरेशंस की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, वो ग्रोथ के लिए अपनी कंपनी की स्केल ऑपरेशन को जो है डिटरमाइन कर सकता है कि क्या मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं बिजनेस में एक्सपेंशन कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास पैसा नहीं है इतना आगे बढ़ने के लिए। ओके, फिर आता है टैक्स बेनिफिट। अगर आप डेट फाइनेंसिंग करते हैं तो आपको टैक्स एडवांटेज मिलते हैं, जो इसकी कैपिटल स्ट्रक्चर की एडवांटेज है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि डेट और इक्विटी को आप मिक्स करके इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपकी मिनिमाइज हो जाए, कीमत लागत आपकी मिनिमाइज हो, और फर्म की जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ओके, इसके बारे में हम फर्म की वैल्यू के बारे में एंड आपका जो मिनिमाइज कॉस्ट कैपिटल है इसके बारे में बात करेंगे आगे। बहुत सारी वीडियोस है, फाइनेंस की पूरी प्लेलिस्ट है 43 to 45 वीडियोस की, इसलिए मैंने बोला था आपको कि सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ओके, फिर हम बात करते हैं कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कैसा होना चाहिए, क्या गुण होने चाहिए उसमें। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी की, जो आपको जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है वो मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, लागत को कम करे और रिटर्न ज्यादा दे। 100 रुपए से सपोज एक तो आपको 50 रुपए कमा के दे रहा है, एक होता है कि 100 रुपए से आपको सिर्फ 20 रुपए कमा के दे रहा है, तो कौन सा अच्छा है? जो 100 में 50 दे रहा है वही अच्छा है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम और रिटर्न ज्यादा। फिर रिस्क मिनिमाइजेशन। जो कैपिटल स्ट्रक्चर आपके रिस्क को घटा रहा है, आप वो इस्तेमाल करो, क्योंकि डेट और इक्विटी अगर बैलेंस नहीं हुई ना तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और कई बार रिस्क इतना बढ़ जाता है, इतना कर्जा हो जाता है कि कंपनी के डूबने तक की नौबत आ जाती है, जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ हुआ था। बैंकरप्सी अनाउंस कर दी थी 2019 में। ठीक है, फिर आता है कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन क्या होता है कि आपका ओनरशिप डाइल्यूशन का बहुत खतरा होता है, तो आपको उसको प्रिवेंट करना है। आपको सारी इक्विटी शेयर नहीं इशू कर देनी है, उससे कंपनी के ओनर्स ही दूसरे बन गए, आपके पास क्या बचा। ओके, फिर आता है सोल्वेंसी और लिक्विडिटी। इट इंश्योर्स द कंपनी कैन मीट इट्स लायबिलिटीज। लिक्विडिटी क्या होती है कि आपके पास कैश में पैसा पड़ा होना चाहिए, मतलब जल्दी से जल्दी कहीं से भी कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि छोटे मोटे खर्चे कंपनी में इतने सारे होते हैं। अगर आपके पास लिक्विड अमाउंट नहीं है तो हाउ विल यू मैनेज योर डे टू डे ट्रांजेक्शंस, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो कैसे आएगा। द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है टैक्स एडवांटेज। अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है, डेट का जो इंटरेस्ट होता है उसका टैक्स डिडक्शन मिलता है, तो आप उसे ऑप्टिमाइज करो कि जितना आपको टैक्स देते हैं ना उसके अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट दो, आपका टैक्स बच जाएगा और आपको फाइनेंस भी मिल जाएगा। फिर आता है ग्रोथ पोटेंशियल। सपोर्ट फ्यूचर एक्सपेंशन एंड स्टेबिलिटी। आपका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है तो आपको फ्यूचर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाएगा और फाइनेंस में बहुत हेल्प करेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको टेबल शो करी है जो कि इक्विटी, प्रेफरेंस और लोन के, डेट कैपिटल के तीनों के कंपेयर करती है एक साथ। तो सबसे पहले हम रिस्क के बेसिस पे देखते हैं। देखो, इक्विटी शेयर में रिस्क जो होता है ना लो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पास ऑब्लिगेशन नहीं है कि डिविडेंड देना ही देना है आपको। भाई डिविडेंड जो हमारे रिस्क होता है ना, डिविडेंड होता है वो ये कहता है कि शेयर होल्डर को जब प्रॉफिट होगा ना तभी डिविडेंड दोगे, नहीं तो नहीं दोगे। लेकिन प्रेफरेंस में रिस्क मीडियम होता है, क्योंकि अगर आपके पास डिविडेंड का लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ है ना तो सबसे पहले उनको दोगे कुछ भी करने से पहले। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का ये रूल होता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो और कुछ करो चाहे ना करो, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को उनका डिविडेंड दो। फिर जो लोन होता है उसका रिस्क सबसे ज्यादा हाई होता है कि चाहे आपकी कंपनी को कितना ही घाटा क्यों ना हो जाए, चाहे आपकी एसेट तक बिकने की नौबत क्यों ना आ जाए, लेकिन उनका इंटरेस्ट पेमेंट आपको करना पड़ेगा, फिर चाहे एसेट बेच करके क्यों ना करो।
फिर अगला फैक्टर आता है कोस्ट। इक्विटी शेयर्स की जो कोस्ट होती है वो हाई होती है क्योंकि डिविडेंड जो होता है टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, फायदा नहीं मिलता उनसे। प्रेफरेंस शेयर का मीडियम होता है बिकॉज जो डिविडेंड होते हैं ना वो इक्विटी की रिटर्न से कम होते हैं। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमें डिविडेंड कम देना होता है, इक्विटी का कोई फिक्स रेट नहीं होता। फिर आता है लोन। लोन में कीमत कोस्ट जो होती है बहुत कम होती है क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, जो आपका नेट कोस्ट पे रिड्यूस हो जाता है, नेट कोस्ट को कम कर देता है, लागत को कम कर देता है। फिर तीसरा फैक्टर आता है कंट्रोल। कंट्रोल इक्विटी शेयर्स में लो होता है, डाइल्यूट्स ओनरशिप एंड वोटिंग राइट, क्योंकि अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट मिल जाता है। फिर आ जाता है प्रेफरेंस शेयर में मीडियम, क्योंकि यहाँ पे कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता है। लोन में हाई होता है क्योंकि ओनरशिप ही डाइल्यूट नहीं होती है, लेकिन जो लेंडर्स होते हैं ना वो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है कि आप ये काम कर सकते हो और ये नहीं। फिर आता है टैक्स बेनिफिट। इक्विटी शेयर में जैसा कि मैंने बताया कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर में भी कोई टैक्स बेनिफिट नहीं होता, लेकिन लोन में टैक्स बेनिफिट होता है। लास्ट पॉइंट, रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। इक्विटी शेयर्स की कोई रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन नहीं होता, लाइफ टाइम इनकी वैलिडिटी होती है। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स का भी कोई रीपेमेंट नहीं होता, लेकिन आपको कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम तक फिक्स डिविडेंड जो है वो हमारा प्रेफरेंस शेयर एक्सपेक्ट करता है शेयर होल्डर। लोन की स्ट्रिक्ट रीपेमेंट शेड्यूल होता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि चाहे एसेट को बेच के दो, घर बेच के दो, लेकिन पैसा देना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या कॉमर्स के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल अरेंज a specialized personalized class for you to understand your concept and solving your problem. Thank you so much.